वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। 25 साल तक शौकत खानम हस्पताल में काम किया। अब खसूसी मुआवन बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं। सरकार और निजी शोबे में कितना फ़र्क है? प्राइवेट सेक्टर में जो फ़ैसला साजी है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो एक क्लोज लूप है, जल्दी हो जाती है। सरकारी सिस्टम्स बड़े हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो बहुत बिल्ड हो गए हैं और वक्त के साथ कई दफ़ा इतने ज़्यादा हैं कि उनको अबूर करने में वक्त लगता है। वहाँ अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत तो है ही है, आवाम है, अपोजिशन है, आपने तमाम फ़ैसले जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ रास्तों के थ्रू गुज़र के होते हैं, तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं। निजी शोबे की नौकरी अच्छी थी या सरकार का काम? मेरे ख्याल से जी निजी शोबे वाला काम ज़्यादा स्मूथ था। यहाँ जो चैलेंजेस अबूर करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो ये जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है ये अबूर करने वाली इन रुकावटों को, तो मेरे ख्याल से उसके बाद उसका कुछ समर भी है, इम्पैक्ट भी ज़्यादा बड़ा है। तनख्वाह कहाँ ज़्यादा है, सरकारी शोबे में या निजी शोबे में? ज़ाहिर है जी, निजी शोबे में सरकारी तनख्वाह तो कोई कंपैरिजन उससे नहीं है बिल्कुल। इन एनी केस मैं तो तनख्वाह ले नहीं रहा, मैं तो एज उसमें फ्री कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ इस वक्त। शौकत खानम को भी देख रहे हैं साथ आप या नहीं जी, शौकत खानम की तमाम जो भागडोर है वो मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ उधर आजकल एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चला रहे हैं। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से तालीम हासिल की, बाद में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़े, फिर बैरून मुल्क भी जाकर बहुत सी डिग्रियां और एजाज़ात हासिल किए। बाहर की तालीम और पाकिस्तान की तालीम में कितना फ़र्क है? हम यहाँ बहुत मुश्किल इम्तहानात पास करते हैं। हमारे जो लोकल ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हमारी है, वो बहुत टफ़ है, आसान नहीं है, उसके एग्ज़ाम अच्छे तगड़े इम्तहान हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमने अपने सिस्टम में ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप एक डेटा को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसको मुख्तलिफ़ तरीके से एनालाइज़ कीजिए, सोचिए। सिर्फ बनी बनाई चीज़ के ऊपर जैसे कहते हैं ना, यकीन ना कर लें, देखें, उसके पीछे देखें, रिसर्च क्या हुई है, उस रिसर्च में क्या फ्लॉज थे, क्या ये जो कंक्लूजन्स उस रिसर्च से निकले क्या वो दुरुस्त थे या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या बेहतरी आ सकती थी। तो ये मेन फ़र्क तो मैं कहूँगा ये थे, और ज़ाहिर है वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो तो अपनी जगह बात है ही। बाहर रबा सदी तक शौकत खानम अस्पताल में काम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आपकी कौन सी चीज़ भाई कि इतना लंबे अरसे से उनके साथ काम कर? मेरे लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि शौकत खानम में आके काम करना, बाहर से आए रीएडजस्ट करना एक चैलेंज होना था, लेकिन शौकत खानम की वजह से वो चैलेंज नहीं हुआ। वो जगह ऐसी थी और है जहाँ मेरे लिए आके लैंड करना एक दूसरे मुल्क की बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में, जहाँ बहुत हाई लेवल का जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस और काम था, यहाँ आके मुझे मैं कहूँगा ज़ीरो एडजस्टमेंट करनी पड़ी। मुझे लोग उस ज़माने में पूछते थे कि आपको शौक वापस आके क्या लगा, क्या आपको धचका लगा? मैंने कहा जी मुझे कोई धचका नहीं लगा। एक और वाक़े में आपका नाम बार बार आता है। कहा जाता है कि आप ही वो वाहिद डॉक्टर थे जिनकी गवाही पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। मेरा विज़िट नवाज़ शरीफ साहब की तरफ जो था वो बिल्कुल एज़ तीमारदारी के मद में था। खान साहब, मैं यहाँ इसी जगह बैठा था जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हाल पूछने जाना चाहिए क्योंकि मियाँ साहब मेरा हाल भी पूछने आए थे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला जाऊँ। तो मेरा जो विज़िट था उसकी जो तमाम तर नौइयत थी वो एक तीमारदार की या उनका मिजाज पुरसी के हवाले से थी, वो मेडिकल के हवाले से कतई नहीं थी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि आपने कहा वो वाकई बीमार हैं, जिसके बाद खान साहब ने ये यकीन कर लिया और उन्हें बाहर जाने दिया। सुहेल साहब, ये एक मेरे कहने से कि वो वाकई बीमार हैं या ना हैं इतनी रेलेवेंट नहीं थी बात। शहर के बहुत मुस्तनद डॉक्टर्स, पूरी एक कमेटी बैठी उसके ऊपर अपने ओपिनियंस दे चुकी थी। मोहर तस्दीक तो आप ही ने सबत की थी। मैंने उनको यही बताया कि वो दाखिल हैं वहाँ,
और मैं उन तक गया हूँ, उन तक आपका पैगाम पहुँचाया, आपकी नेक तमन्नाएँ पहुँचाई हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, और उसके जवाब में जो उन्होंने शुक्रिया और नेक तमन्नाएँ दी वो मैंने उन तक पहुँचा दी। मेरा रोल इतना था। पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल हो या आगा खान अस्पताल, निजी शोबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल उस तरह से काम नहीं कर रहे। ऐसा क्या किया जाए कि सरकारी अस्पताल भी अच्छे तरीके से काम करने लगे? उसको बेहतर गवर्न करें, उसको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल एलोकेशन करें। यकीन कीजिए ये 3 चीज़ें हैं, सरकारी शोबा भी ठीक हो सकता है। हेल्थ को डिलीवर करने के लिए एलोकेशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो अब हो रहा है। उसकी सबसे जो अहम मिसाल आपके सामने आएगी वो ये पाकिस्तानी सेहत कार्ड है, जो नेशनल इंश्योरेंस कार्ड है। केपी में यूनिवर्सल हो गया, पंजाब में होने चला जा रहा है, फेडरल टेरिटरीज़ में हो रहा है। हमें उम्मीद और हमारा ख्याल है कि बाकी सूबों में भी ये हो जाएगा। गवर्न करने वाले जो हैं उनके पास ये हक होना चाहिए कि वो उस इदारे के जो फ़ैसले हैं, ये जो टारगेट्स हैं, ये जो बेंचमार्क्स हैं, उनका तयन कर सकें और मैनेजमेंट को उसके ऊपर पाबंद कर सकें। आखिर में फाइनेंशियल एलोकेशन, देखिए आपको 100 रुपये दे भी दिया सरकार ने कि भाई ये अस्पताल चलाएं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन आती है वो इतनी फिक्स्ड और मुश्किल होती है उसको एडजस्ट करना कि जो एजाइल डिसीजन मेकिंग है, बर वक्त फ़ैसले हैं, वो कई दफ़ा करने मुश्किल हो जाते हैं। आपने 10 पोस्ट थी, इसमें 2 प्रोफेसर की थी, 8 एसोसिएट की थी, लेकिन बोर्ड फैसला कर सके कि नहीं, 2 की बजाय हम 1 प्रोफेसर और 4 एसोसिएट से काम चला सकते। यानी ये जो एडजस्टमेंट है, एजाइल डिसीजन मेकिंग जो है, ये जब आ जाएगी तो हमारे सरकारी इदारे भी बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोविड आया तो ज़फ़र मिर्ज़ा खसूसी मुआवन बराए सेहत थे, उनके बाद उनको हटाकर आपको लाया गया, क्या फ़र्क पड़ा? नहीं जी, ज़फ़र साहब ने बहुत काम किया था, ऐसी बात नहीं। ज़फ़र साहब, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जनवरी में सबसे पहले जो हमने कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू किया, डॉक्टर ज़फ़र ने उसका आगाज़ किया, मैं उसमें शामिल था। यहाँ से मैं ऑनलाइन अटेंड करता था, दीगर बहुत से और लोग थे जो उन्होंने इकट्ठे किए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं कर रहा हूँ वो कोविड के हवाले से हों या दूसरी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूएशन हैं उन कामों की जिसका आगाज़ पिछले ज़फ़र साहब के टाइम पे या कई दफ़ा उससे भी पीछे से हुआ है, जिसको हम लेके आगे चल रहे हैं। ये हमेशा जी जो तरक्की होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, वो आम तौर पे गुज़िश्ता से पैवस्ता होती है। हमने जो चीज़ें की हैं उसमें कौमी इदारा सेहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इतना बड़ा इदारा है, इसमें हमने नया CDC तारफ़ कराया, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल। कौमी हेल्थ डेटा का एक सेंटर इसमें क्रिएट किया, और 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसका एक नया बड़ा टॉप क्लास गवर्निंग बोर्ड लगाया जिसमें पाकिस्तानी हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, जो इसको गवर्न करेंगे। इसी तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, ड्रैप है, लोगों को उससे बड़े गिले शिकायत रहते हैं, उसको इम्प्रूव करना, उसका नया कानून जो है, उसकी कानून साजी इंशाल्लाह आपको अगले चंद हफ्तों में आपके सामने आएगी। PTI की हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड जारी कर रखे हैं, यही काम पंजाब में भी होने वाला है, इससे कितनी तब्दीली आएगी? मैं समझता हूँ बहुत। कैसे? हमारे यहाँ देखा गया, और ये एनालिसिस हो चुका हुआ है, कि मुआशरे में जो फाइनेंशियल शॉक है किसी एक ख़ानदान को, किसी एक घर को, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। और वो क्या होते हैं? छोटे मोटे एक्सपेंस हमारा सिस्टम बर्दाश्त कर लेता है, या पब्लिक सेक्टर में आप चले जाते हैं, अगर आप प्राइवेट में भी जाएँ तो अगर वो सादी सी कोई चीज़ है तो लोग अपने कुछ अखराजात बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बीमारियां जिसमें लंबा स्टे हो, ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, डायलिसिस है, कैंसर है, सर्जिकल ऑपरेशन कई दफ़ा है, वो चीज़ें हैं जो लोगों को गरीब कर देती हैं। अब ये उसके ख़िलाफ़ एक ढाल है। अब हर एक के पास एक कार्ड है जहाँ यूनिवर्सल कवर, अगर KP की मिसाल लें, और कार्ड आपको मज़ेदार चीज़ ये कर रहा है कि आपको ऑप्शन दे रहा है, आप भले सरकारी अस्पताल में जाएँ या आप प्राइवेट में जाएं। हेल्थ कार्ड के मामले में प्राइवेट और सरकारी शोबा जब साथ साथ काम करेंगे तो इससे कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं होगा? नहीं, बड़ा अच्छा कंपटीशन आएगा। देखिए, अगर एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जो है वो आउट कम्पीट करता है पब्लिक सेक्टर वाले को, तो पब्लिक सेक्टर को भी अपना स्टैंडर्ड रेज़ करना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि जब वो रेज़ करेंगे और जब वहाँ लोग जाएंगे, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ जो सरकार के हैं, जहाँ लोग इन प्रेफरेंस जाना चाहते हैं। आपके हमारे शहर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, बहुत अच्छा इदारा है मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजी के लिए। एक है, अभी ये PKLI है, ये एक मौजूद है। इसके अलावा हमारे कई पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं, बहुत केपेबल फैकल्टी उनके अंदर है, बहुत ट्रेनीज़ होते हैं।
तो हम समझते हैं कि ये जो सेहत कार्ड का सिस्टम है ये उनकी इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो भी तो उसी इंश्योरेंस को बिल कर पाएंगे ना। जो जब मरीज़ जाता है तो उसका जो ख़र्चा है वो क्लेम होगा, तो अगर वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो वो उसकी जो रीइंबर्समेंट है वो उनको जाएगी। तो उनके पास ये इजाफी इनपुट आएगी पैसे की, ताकि वो अपने सिस्टम को, अपने इक्विपमेंट को और बाकी चीज़ों को अपग्रेड और इम्प्रूव कर सकें। बेगम साहिबा सबा फैसल भी आ गईं। नाश्ता किया। शादी कितने साल पहले हुई और शादी में उतार चढ़ाव तो आए होंगे? शादी को हमारे जी खैर से अब 32 इयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑब्वियसली हर मैरिज में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई वुड से कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी बहुत अच्छी एक कम्युनिकेशन है, एक रैपो है। अभी जो हमारे साथ अभी इस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम है, हम ये कहीं और होते हैं, मैं कहीं और होती हूँ, बट आई थिंक ये एक दूसरे की कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये सिलसिला चल सकता है, अदरवाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरी जो ट्रांजिशन मेरी पर्सनैलिटी में आई है वो इनकी वजह से आई है। जो ठहराव थोड़ा सा आया है, जो मैच्योरिटी आई है, वो इनकी एडवाइस से आई है। खामी कोई नहीं, यू नो, लाइक इतनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल नहीं देते। जब चीज़ें कहीं रखते हैं तो वो वहीं रखी रहते हैं, ग्लास गलत जगह पे रख दिया, जो हर प्रॉब्ली वाइफ का कंप्लेन होता है। छोटा मोटा इख्तलाफ तो होता होगा, लड़ाई होती किन बातों पर? छोटी छोटी बातें, यू नो, ये दरवाज़ा क्यों खुला है, इसको बंद करो, यू नो, जस्ट लिटिल थिंग्स। सो नथिंग वेरी पर्टिकुलर, नथिंग। वक्त, ओ माय गॉड, आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन। सो अगर मुझे इसने कह दिया है कि 5 मिनट्स में मैं आ रहा हूँ, तो 5 मिनट्स ही होने चाहिए। चले मैं इसके काम में मार्जिन दे देती हूँ ऑब्वियसली, बट 5 कैन नॉट बी लाइक 25। क्या इन्हें बर्थडेज और शादी की सालगिरह वगैरह याद रहती है? मुझे अच्छी तरह याद है, हम नई हमारी शादी हुई थी और हम यूएस में ये रेजिडेंसी इसने शुरू की थी, तो हम मेरी फर्स्ट बर्थडे आई, लाइक आपकी अभी शादी हुई है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि बिकॉज पोस्ट कॉल था या बिज़ी था काम पे, इसको नहीं ख्याल रहा, और उसके बाद आया तो आई वॉज़ वेरी अपसेट, आई हैव टू एडमिट आई वॉज़ वेरी अपसेट। फिर मुझे याद है मैं इसके साथ काफ़ी अरसा नहीं बात की मैंने, तो फिर हम अगले दिन इतने ज़्यादा रोजेज़ आए मेरे लिए, और फिर मेरी तस्वीर मैंने उनके साथ खिंचाई। सो बाद में इन्होंने गिला किया कि तुम्हारे अपने घर में तो बड़ा ये रवाज है, तुम्हारे वालिद। हाँ, इसके माशाल्लाह मेरे फादर इन लॉ तो इन चीज़ों के इतने पर्टिकुलर हैं। दोनों बेटे डॉक्टर बन गए, क्या इसकी वजह आपकी नसीहतें थीं या उनका अपना फैसला? मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट एक इनमें से ज़रूर फैसल के प्रोफेशन में जाए, बिकॉज आई फील इट्स अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। आप माशाल्लाह वर्किंग वुमन हैं, SOS लाहौर सेंटर को चलाती हैं। आप ये बताएं कि घर को कितना वक्त देती हैं और डॉक्टर साहब को कितना वक्त देती हैं? Day 1 से जब हमारी शादी हुई है तब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आई वुड से कि आई हैव बिन एबल टू बैलेंस ऑल 3 fronts, गिविंग टाइम टू हिम, giving time to the family, giving time to the house. I am able to manage. मेरी skills जो time management की वो अच्छी हैं। घर के तय खाना में MCOC की ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत की। MCOC का कोरोना के फैलाव को रोकने में बड़ा अहम किरदार रहा है। दरअसल इस मीटिंग के अंदर होता क्या है, क्या क्या एजेंडा होता है और किस किस को बुलाया जाता है? एजेंडा फैलाव को रुकावट होता है, वैक्सीनेशन है, तैयारी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की तैयारी है, हेल्थ केयर वर्कर्स को PPE पहुंचाना एक स्टेज पे वो बहुत अहम था। लिटरली फूड सिक्योरिटी के मामलात, एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा,
रिलीजियस त्यौहार आ रहे हैं, उनके क्या SOPs होंगे, हज आ रही है, उसमें हमने इम्यूनाइजेशन का क्या करना है। तो दुनिया की हर बात आप डिस्कस करते हैं। ये हर रोज़ 1, 2, ढाई घंटे का सिलसिला है जो चलता है। इसमें हर रेलेवेंट मिनिस्ट्री के लोग आते हैं और बड़ी कोऑपरेटिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होती है गुफ्तगू की। आप समझते हैं कि अगर NCOC ना होती तो एपिडेमिक का या कोरोना का फिर क्या हाल होता? मैं समझता हूँ जी कि जितने बड़े फेडरल स्ट्रक्चर के मुल्क हैं जहाँ ये कोऑर्डिनेशन नहीं रही, वहाँ हालात मुश्किल रहे हैं। ब्राज़ील, इंडिया, इवन USA में ये चैलेंज आया, बड़े मुल्क हैं। तो पाकिस्तान बड़ा मुल्क होने के बावजूद जो हमारे यहाँ थोड़ी बेहतर अभी तक शुक्र है सिचुएशन रही है, उसमें NCOC की कोऑर्डिनेशन एक कलीदी अमल है। घर से रवाना हुए बाज़ शकी लोग तो अभी तक ये कहते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, उनको कैसे समझाएं? इसका हल सिर्फ लगातार कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन उनकी ज़ुबान में होने की ज़रूरत है। उनकी ये जो हम कई दफ़ा बात साइंसी तौर पे या अंग्रेज़ी में कर देते हैं या उर्दू भी मुश्किल इस्तेमाल करके, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज पहुँचाना बहुत अहम है उनकी अपनी सोच और ज़ुबान और उनकी सतह के मुताबिक। लेकिन ये बिल्कुल चैलेंज है। ये बात किस हद तक सही है कि वैक्सीन से जिस्मानी ताकत या तौलीदी कुव्वत जो है वो कम हो जाती है? बिल्कुल झूठ है जी, कोई इसमें जिसे कहते हैं ना एक ज़र्रा भी हकीकत नहीं है। ये वैक्सीन्स किसी तौर पे आपकी जिनसी ताकत को या तौलीदी कुव्वत को किसी तरह से भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही और ये बिल्कुल अफवाह है और मिस इन्फॉर्मेशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो बीमारी के अपने ख़तरात हैं वो इतने अहम और इतने मुज़िर हैं कि जब उनकी निस्बत आप इसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे थोड़ा सा बुखार होना इंजेक्शन के बाद या थोड़ी दर्द होना, तो ये तो बिल्कुल कोई अहमियत ही नहीं रखते। डॉक्टर साहब, हद तो ये हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो 1.5 साल में उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। अब ये कितनी कमाल अजीब बात है और नाम किसका लगा रहे हैं, लूक मोंटानियर का, जो कि इतना बड़ा साइंसदान है। उसने ये बात इस तरह से नहीं की। उसने साइंसी एतबार से कुछ वो इम्यून सिस्टम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर रहा था जिसको सच और झूठ को जोड़ के एक ऐसी आमेज़िश बनाई गई है कि लोगों को उसने कंफ्यूज कर दिया और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जो उसका इंस्क्रिप्शन है वो इतने मशहूर साइंसदान के नाम से की जा रही। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। मौत तो बरहक है, किसी ना किसी दिन सबको आनी है, लेकिन इस वैक्सीन के हवाले से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ना सरकारी गाड़ी, ना झंडा, ना प्रोटोकॉल, क्या आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे? सरकारी काम के लिए दफ्तर के इस्तेमाल में और सरकारी विज़िट्स के दौरान सरकारी गाड़ी और झंडा इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अपने काम के लिए अपनी गाड़ी ही इस्तेमाल करता हूँ और यही बेहतर है। अपने वालिदैन से मिलने पहुंचे। अब माशाल्लाह आपके बेटे जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, क्या कभी बचपन में लगा था कि इतनी तरक्की कर जाएंगे? एक बात है कि from day one he was the leader as a small child when he went to class 1, and from there onward he was always on the top. So I mean, itna pata tha that he will do well. Just before going to this job in the federal government, he was heading Shaukat Khanum for a quarter century. इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है और किस पे टोकते हैं आप? Well, he was always serious, hard-working, meticulous. He never wanted anything to be put away for the next day. When he was a small child, there was some work to be done. So his mother said,
विल डू दिस टुमारो। दिस इज नो, मेहमान तो आते रहेंगे, आपके प्रोग्राम बनते रहेंगे। ये तो आज ही होगा। इन्हें कुछ समझाते भी हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे, ये इस तरह करो? नॉट रियली, नेवर नीडेड दैट। और अब या पहले भी जब शौकत खाना में था, ये एक हमारा अनरिटन sort of an agreement है not to make any suggestions. If he likes to discuss, he's welcome. But ऐसे ही खामखा डबल करने की कभी कोशिश नहीं। आपकी कौन सी खूबियाँ इनमें आई हैं और कौन सी नहीं आई? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। I was also a very hard-working child. From day one, I was in the top of the class in primary school, in high school, in college, in the Air Force. I've done very well, and I was at the top. And he was no less, in fact, better. डॉक्टर फैसल सुल्तान बचपन में कैसे थे? आपसे कभी डांट डपट करवाई या बहुत अच्छे थे? बहुत अच्छे, पहले दिन से, शुरू दिन से। ये यानी सुल्तान पढ़ाते थे, मैं सुनती थी। तो इसको मैंने कहा कि आज बड़ी देर हो गई है, 11 बज गए हैं, तो अब मैं कल सुन लूँगी, आज मेहमान आए हैं। तो अगले दिन भी मेहमान आए थे, इसने कहा कि ऐसे नहीं होगा, कल फिर मेहमान आ जाएंगे, आप मेरा जो काम है ना, जो मेरे से आपने सुनना है, आप आज ही सुनेंगी और अभी ही सुनेंगी। तो हमेशा ऐसे ही होता। इनकी क्या शरारतें थी बचपन में? किस तरह से कोई तंग किया आप बचपन में? ना इसने तंग किया, मेरी बेटी इससे छोटी है, उसने भी छोटा ज़रा शरारती था। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और कौन सी खामी है जो आप समझाती हो? माशाल्लाह इसकी सारी बातें अच्छी, और जो समझाने वाली बात है वो तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत छोटे हो ही अगर कोई समझा दिया और एक दफ़ा कहने से उसने समझ लिया, मुझे दूसरी दफ़ा कहना नहीं पड़ा। इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद में कोहसार कॉम्प्लेक्स में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के दफ्तर पहुंचे। उनका दफ्तर तीसरी मंजिल पर है। दफ्तरी अमूर निपटाए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन्स के हवाले से भी मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही हैं। किसी वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि इससे पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, क्लॉटिंग हो रही है। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है और पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी कौन सी है? मैं समझता हूँ जी वो वैक्सीन सबसे अच्छी है जिस तक आपकी रसाई है। पाकिस्तान ने, हुकूमत ने एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम बनाया जिसके तहत हमने अपने यहाँ जो इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन्स हैं उसका अप्रूवल का मैकेनिज़्म बनाया, और उस अप्रूवल मैकेनिज़्म में इस फील्ड के माहिरीन शामिल हैं जो बैनुल अक़वामी और कौमी डेटा को देखकर फ़ैसला करते हैं। तो वो तमाम वैक्सीन जो पाकिस्तान में अप्रूव्ड हैं उनको आप बेखतर लगाइए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब लाखों करोड़ों की तादाद में वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स कहता है कि मैंने आज वैक्सीन लगाई और मुझे कुछ ये चीज़ हुई। कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, अब करोड़ों की आबादी में कोई ना कोई चीज़ तो होती रहती है। तो फिर आपने ये तयन करना होता है कि ये अगर कोई जो इम्पैक्ट आया है ये क्या वैक्सीन की वजह से है या इसके अलावा वैसे ही हो रहा था। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया वेस्ट में, तो एस्ट्राजेनेका में
10 लाख में यानी 1 मिलियन में तकरीबन 4 और वो भी यंगर ख़वातीन में थोड़ी बहुत क्लॉटिंग देखी गई। तो उन्होंने इजाफ़ी एहतियात के तौर पे, जिसको अबंडेंट कॉशन बोल सकते हैं, हिफ्ज़ मा तक़द्दम बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये इस एज में शायद अवॉइड कर ली जाए। तो हमने भी उसी के मुताबिक जो 40 से कम की वैक्सीनेशन है उसमें एस्ट्राजेनेका को इजाज़त नहीं दी। इस पस मंज़र में देखें तो कोई बहस नहीं, वैक्सीन लगवाएं। F9 पार्क इस्लामाबाद में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का दौरा करने पहुंचे, इंतजामी अमूर का जायजा लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद आए, मीटिंग में शिरकत की। तासुर है कि वैक्सीन बाहर से दरामद करने में और ख़रीदारी में ताख़ीर की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। सुहेल साहब, ये बिल्कुल गलत तासुर है। उसकी वजह यह है कि ताख़ीर ख़रीदने में नहीं हुई। मसला सिर्फ ये हुआ कि वैक्सीन की आलमी फ़राहमी की जो पाइपलाइन है वो स्लो थी। उसकी वजह यह हुई कि बहुत सा जो इन्हसार था इस पाइपलाइन का, वो मिसाल के तौर पे इंडिया पे था, जहां उनकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन्स बननी थी और दीगर जगहों में भी। अब हुआ ये कि जब दुनिया भर में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी तो ये जो सप्लाई लाइन थी ये स्लो थी। चुनाचे जो हमें इनिशियल वादा था गावी कोवैक्स का, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी तादाद के ऊपर की पॉपुलेशन को वैक्सीन फ़राहम होनी थी, वो वादा पूरा ना हुआ या वक्त पे पूरा ना हुआ। उस वक्त फिर हमें जल्दी में अपना फ़ैसला या जो अपनी स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज करना पड़ा, पिवट करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। फिर हम चीन की तरफ रुख किया और चाइना ने हमें शुरू में तोहफे में और बाद में ख़रीदारी के ज़रिए वैक्सीन दी। तो उसका मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश या ख़रीदारी की स्टेप्स में कोई कमी नहीं थी, अवेलेबिलिटी में कमी थी। और जो ही ग्लोबल अवेलेबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई है, आपने देखा है कि हमारी सप्लाई लाइन भी बेहतर हो गई। अब तक सिर्फ 2 से 3% लोगों की वैक्सीनेशन मुमकिन हो सकी है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो हम कब तक इस काबिल होंगे कि हम कह सकें कि हम कोरोना से महफूज हो गए? जब हमने शुरू किया तो दिन की चंद हज़ार वैक्सीन्स लग रही थी। आजकल आपने देखा होगा कि तकरीबन 2.25 लाख के करीब रोज़ाना वैक्सीन लग रही हैं और हमारा ख्याल है कि इसको 5 लाख के करीब, 5-5.5 लाख के करीब रोज़ाना होना चाहिए। और तब वो जो हमारा हदफ है, जो टारगेट है वैक्सीनेशन का, वो पूरा होगा इस साल के आखिर तक। हमारा एक और भी टारगेट है, वो ये है कि अगले 2 महीने में हमारे जो बड़े शहर हैं, मेजर शहर हैं, 15 से 20 जो बड़े शहर हैं, उनकी 1/4 पॉपुलेशन कम से कम अगर हम कवर कर लें तो फिर भी बीमारी के रुकाव में और उसमें खासी सीरियस रुकावट आती है। शुरू में कहा जाता था कि ख़वातीन और बच्चों में कोरोना फैलने की शरह बहुत कम है। क्या यही सूरत हाल अब भी बरकरार है? अच्छा, जो ओवरऑल रुझान है उसमें कोई मेजर तब्दीली नहीं आई। जो अदाद शुमार हमारे पास हैं उसमें अगर आप मेल और फीमेल का स्प्लिट देखें कि कितने फ़ीसद मर्द और कितने फ़ीसद औरत, उसमें अभी भी जो मेजॉरिटी है वो मर्द ही हैं। एक बात, बच्चे हमेशा से थे इस बीमारी के अंदर, थोड़े थे और अभी भी कम ही हैं। अब आ गया सवाल वैक्सीनेशन का। दुनिया भर में जो 4-6 बड़ी वैक्सीन्स चल रही हैं, 6-7 जो बड़ी वैक्सीन चल रही हैं, उनमें सिर्फ एक अभी तक ऐसी है जिसके ट्रायल्स हुए हैं, जिसमें टेस्टिंग हुई है कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं उनमें ये इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। तो उसमें एक में को इब्तदाई नताज बेहतर आएँ। आइंदा आने वाले दिनों में मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि ये 18 से कम उम्र वालों में, या एडोलेसेंट्स जिनको बोलते हैं, कम से कम 12 से ऊपर या 15 से 18 साल की रेंज वाले जो हैं, इनमें भी ये वैक्सीन लगने का अमल शायद शुरू हो। वैक्सीन लगवाने के बाद उसका असर कितना अरसा जारी रहता है, और क्या एक वैक्सीन के बाद किसी दूसरी किस्म की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं? अभी तो हमें ऐसे लगता है कि कई माह तक, कम से कम कई माह तक इस वैक्सीन का प्रोटेक्टिव एफर्ट जारी रहेगा, कम से कम 6 माह तक। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने 6 माह बोला है। मेरा ख्याल ये है कि ये दौरानिया इससे भी लंबा, बल्कि हो सकता है काफ़ी अरसा, कई सालों तक की प्रोटेक्शन हो। लेकिन इसके बारे में हतमी राय तो तभी कायम की जा सकेगी जब ये अदाद व शुमार इकट्ठे होंगे आइंदा आने वाले दिनों में।
उसूली तौर पे तो अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है और अगर उसकी 2 डोज़ वाली वैक्सीन है तो दूसरी डोज़ वही लगवाइए जो पहली दफ़ा लगी। लेकिन अगर गलती से इनएडवर्टेंटली किसी कन्फ्यूजन की वजह से खुदा न खास्ता दूसरी डोज़ लग गई है किसी और की, तो ऐसा कोई एदाद शुमार नहीं जिससे हमें कोई नुकसान की खबर हो। एक और सूरत हाल रह गई जिसमें लोग इसका जिक्र करते हैं। आजकल ये सवाल पूछा जाता है, अमेरिका से कई दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब जानने वाले फ़ोन करते हैं कि जी मेरे माँ बाप को पाकिस्तान में एक वैक्सीन लगी थी, अब वो विज़िट करने आए हैं यहाँ, क्या हम उनको एक दूसरी वैक्सीन लगवा दें? मेरा जवाब उसका ये है कि जो आपको पहली वैक्सीन लगी है, जो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलनी है, जो उससे बचाव मिलना है, ख़ास तौर पे शदीद बीमारी के ख़िलाफ़ या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के ख़िलाफ़, वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उसके ऊपर दूसरी वैक्सीन लगा के आप एडिशनल गेन बहुत थोड़ा कर रहे हैं। अगर आपको कोई किसी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से कोई ज़रूरत है किसी की, वो एक और बात है। वैसे भी आजकल की ग्लोबल एनवायरनमेंट में जहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है, जहाँ गरीब मुल्क, हमारे यहाँ तो बहुत वैक्सीन हो रही है, दिन की मैंने बताया 3 लाख को टच करी। ऐसे ममालिक हैं जहाँ बेचारे बहुत थोड़ी जिनको अभी वैक्सीन मिली। ऐसे सूरत में हमने तमाम इंसानियत का सोचना है कि बजाय इसके कि हम खुद डबल डोज़ लगवाते फिर रहे हों और किसी और को भी एक भी ना मिल रही हो, तो मौजूदा सूरत हाल में एज़ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमें लग गई है उसको काफ़ी समझें, साइंसी तौर पे वो उसका प्रूफ मौजूद है, और अगली डोजेज़ किसी और को लगने दें। डॉक्टर साहब, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनकी कितनी मिकदार हो तो इंसान महफूज हो जाता है? एंटीबॉडीज़ जो हैं वैक्सीन के बचाव का मेजर या उसका जो एक पैमाना है नहीं है। ये एक गलत फहमी है, गलतुल आम चीज़ हो चुकी है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी मेडिकल कम्युनिटी भी जो है शामिल रही है। देखिए, जब ट्रायल होता है हम 2 आर्म्स बनाते हैं, यानी 2 ग्रुप्स होते हैं, आधे ग्रुप को वैक्सीन लगती है, आधे को नहीं लगती। अभी पता भी किसी को नहीं होता कि इसको वैक्सीन लगी। कोड होता है, कंप्यूटर कोड होता है, जब कोड खुलता है तो देखते हैं ये 10,000 लोग थे, इनको वैक्सीन लगी, ये 10,000 थे नहीं लगी, इनमें कितनों को इन्फेक्शन हुई, कितने में सीवियर डिजीज़ आई, कितना। अब जब दोनों तनासब को देखा जाता है और फ़र्क होता है तो पता चलता है कि वैक्सीन इफेक्शियस थी। इन ट्रायल्स में कोई एंटीबॉडी टेस्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं होता वैक्सीन की अफादियत जानने के लिए। तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून सिस्टम है वो हमारी मैन मेड सिस्टम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें सिर्फ किसी एक एंटीबॉडी को लेके उसको तोल के और नाप के और हम कहें कि ये मेजर है हमारी वैक्सीन की प्रोटेक्शन का, फ़र्द के लिए, ये गलत है। हाँ, मजमूई तौर पे जब आप सर्वेज़ करते हैं तो कुछ उसकी अफादियत है, लेकिन फॉर द इंडिविजुअल इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। चीन और अमेरिका के दरमियान वैक्सीन वार जारी है। हम इस वैक्सीन वार में कहाँ खड़े हैं? हम क्या प्रो चाइना सिर्फ वैक्सीन लगा रहे हैं? हम प्रो पाकिस्तान हैं जी। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे लोग प्रोटेक्टेड हों। इस सूरत हाल में हमें जहाँ से भी वैक्सीन मैसर हो हम लेके लगाएंगे। सिर्फ एक शर्त है, वो मौसर हो और सेफ़ हो। अब हमारे यहाँ आपने नोट किया होगा कि 5-6 वैक्सीन हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। 3 चाइनीज़ वैक्सीन हैं, एक रूसी वैक्सीन भी इस्तेमाल हुई है, एस्ट्राजेनेका भी आई है, और आपने ताज़ा तरीन खबर सुनी होगी कि एक थोड़ी सी डोज़ फाइज़र की भी आई है। तो हम वैक्सीन के बारे में नेशनलिस्टिक नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहले इस मामले में हमें अपने आवाम का फ़ायदा देखना है, और जहाँ से भी अच्छी वैक्सीन मिले वो हमने हासिल करना है।